दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, कल हम लोगों ने करा था बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है। सबसे पहली बात तो ऐसा मत समझना कि ये कोई रिविजनरी वीडियो है। रिवीजन नहीं कर रहे, काफी डिटेल के अंदर हम लोग हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे वन शॉट के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर। अच्छा देखो, अब इस लेक्चर की खासियत क्या है, जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, एक एक लाइन, ये सारे नोट्स मैंने आपके प्रॉपर एनसीईआरटी से बनाए हैं। तो यहाँ पर आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। अगर इन नोट्स को आप प्रिपेयर कर लेते हो देन ट्रस्ट मी, आपको अलग से एनसीईआरटी रीड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इन नोट्स के अंदर हम हमारे सारे कीवर्ड्स भी कवर कर लेंगे। कीवर्ड्स मतलब देखो, आपकी एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जहां से आपकी केस स्टडीज बन के आती है। तो वो सारी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस, सारे कीवर्ड्स हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो एक प्रॉपर गनशॉट लेक्चर है कि एक लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा बहुत डिटेल के अंदर। ठीक है भाई, शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखो, चैप्टर का क्या नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो ये समझो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, उसूल, सिद्धांत। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि ये कुछ बेसिक जनरल गाइडलाइंस है, कुछ ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है, कुछ बेसिक बातें हैं जो बताती हैं कि भाई मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर कैसे बिहेव करे। कुछ बेसिक ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर को डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। देखो, जैसे हमारे भी जो दादाजी हैं, पापा वगैरह हैं, वो अपने कुछ प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ उनके उसूल और कुछ सिद्धांत है। तो सेम ऐसे ही ये मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर को डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं, जो मैनेजर को बताती हैं कि उसका किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेवियर कैसा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो याद रखना, मैनेजरियल प्रिंसिपल क्या है, ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर को हेल्प करती है डिसीजंस लेने में और बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, कैसी भी परिस्थिति के अंदर मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। समझ में आ गया? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। अब देखो, होता क्या है, बहुत बार हमें लगता है कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह है क्या। देखो, हमें पता है साइंस के प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रिएक्ट करा रहे हो तो हमें पता है यार ये फॉर्मेशन होगी, ये रिएक्शन होगा। अब इस चीज़ को आप यहाँ करके देखो, इस चीज़ को आप कहीं दूर करके देखो, कनाडा में करो, जापान में करो, हर जगह सेम है। मतलब जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। एप्पल अगर गिर रहा है तो वो नीचे ही आकर गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो हर जगह पर अप्लाई होगा। साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे हैं, रिजिड है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हर जगह अप्लाई होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड नहीं है, यानी कि उन्हें हम एज इट इज अप्लाई करें ये ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैनेजर्स किसके साथ में डील कर रहे हैं, मैनेजर्स डील कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के साथ में। अब एम्प्लॉयज़ का सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, तो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। तभी तो कल हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट, पर मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। दूसरी बात, कई बार हमें लगता है, आप आगे चलकर इस चैप्टर में पढ़ोगे, एक होती है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें लगता है यार टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेम चीज़ है क्या? नहीं, सेम चीज़ नहीं है। देखो, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स है कि यार इस पर्टिकुलर काम को ऐसे ही करना है। अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी पर्टिकुलर काम को करने का एक मेथड होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है ना। उन मेथड्स को, उन टेक्निकल चीज़ों को हम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सिर्फ ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है जो बताती हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर का बिहेवियर कैसा होगा, और ये मैनेजर को डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं। समझ में आ गया? तो इतना सा याद रखना है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं, साइंस की तरह रिजिड नहीं है, साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह। और ये टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट से अलग हैं। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, प्रोसीजर्स और मैथड्स होती हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। समझ में आ गया? अब देखो, हम बात करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसका क्या नेचर है, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है।
अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम पीछे तो बोल रहे थे हर जगह अप्लाई नहीं होते। देखो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई तो हर जगह होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, लेकिन हाँ हम इन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इनमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, हर जगह अप्लाई होंगे, लेकिन हम हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल देंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। सिर्फ बेसिक और जनरल गाइडलाइंस है, ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दे रहे मैनेजर को, सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर को हेल्प कर रही है डिसीजंस लेने में। फिर है भाई ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ऐसे ही बन गए क्या? प्रिंसिपल्स तो ऐसे ही नहीं बनते। प्रिंसिपल्स बनाने के लिए आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो समझदार मैनेजर्स थे, साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने प्रैक्टिस करी, एक्सपेरिमेंट्स करे, तब जाके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बने हैं। फिर क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि आप इन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। फिफ्थ है मेनली बिहेवियरल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्यों बने हैं? ताकि एम्प्लॉयज के बिहेवियर को मॉडिफाई करा जा सके। मॉडिफाई मतलब चेंज करा जा सके। ये प्रिंसिपल्स बने ही इसलिए हैं ताकि एम्प्लॉयज से काम निकलवाया जा सके अच्छे तरीके से। फिर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बिल्कुल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे, अभी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो उसका ये इफेक्ट निकल कर आएगा। बहुत ही सिंपल सा है। एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, सारा काम सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए, ऑर्डर्स वगैरह फॉलो होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अगर ये प्रिंसिपल आपने अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है ऑर्गेनाइजेशन में काम स्मूथली होगा, मक्खन तरीके से होगा। तो वही अगर पर्टिकुलर प्रिंसिपल को आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका ये इफेक्ट निकल कर आएगा। और लास्ट है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब है ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्रेजेंट में ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी है उसमें क्या सिचुएशन चल रही है। फ्लेक्सिबल का मतलब है हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंटिंजेंट का मतलब है ये पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं कि उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिचुएशन कैसी है। अब देखो वन बाय वन देखो। नंबर वन आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करे जाते हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो नॉन बिजनेस है। भाई आपका मकसद पैसा कमाना है चाहे आपका मकसद चैरिटी करना है, हर जगह अप्लाई होंगे। छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा हो, एक चाय की दुकान को भी मैनेज करना जरूरी है, वहां पर भी प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। तो एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी है, गूगल है, वहां पर भी प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। पब्लिक सेक्टर में भी अप्लाई होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वहां पर भी ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। तो अगर आपका मोटिव सर्विस देना है, कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहां पर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। तो हर जगह अप्लाई होते हैं, बस ये है कि इनको अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। समझ में आ गया? सेकंड है जनरल गाइडलाइंस। देखो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये सिर्फ क्या है, ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर को हेल्प करती है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे डिसीजंस ले, कैसे बिहेव करे। ये किसी भी मैनेजर की प्रॉब्लम का कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। समझ पा रहे हो? ये सिर्फ गाइडलाइंस है कि भैया आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, इस सिचुएशन में आप ऐसे कर सकते हो। इट डजंट मीन कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैनेजर को एक रेडीमेड सॉल्यूशन मिल गया। तो वही है, ये सिर्फ गाइडलाइंस है, ये किसी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम का कोई स्ट्रेट जैकेट, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। ये लाइन आपको याद रखनी है, स्ट्रेट जैकेट रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। फिर आता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्वियसली बात है, साइंस के प्रिंसिपल्स रातों रात बनते हैं क्या? नहीं बनते। सेम ऐसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो भी रातों रात नहीं बनते। बहुत सारे मैनेजर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, थिंकर्स वगैरह ने कंटिन्यूअसली चीज़ों को ऑब्जर्व करा है, रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, प्रैक्टिस करिए, तब जाके उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए हैं जो आप आगे चलकर इस चैप्टर में पढ़ोगे। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स। बहुत सारे समझदार मैनेजर्स के कलेक्टिव विजडम, उनकी समझदारी से ये प्रिंसिपल्स डेवलप करे गए हैं एक्सपेरिमेंट्स के बाद में। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं जो भी ये ब्लू ब्लू कलर का हो रखा है ना, अगर आप गौर कर रहे हो तो ये सारी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक तरह के आपके कीवर्ड्स हैं कि भाई ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आया, कलेक्टिव विजडम लिखा हुआ आया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कैरेक्टरिस्टिक की बात करी गई है। और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन।
तो यही है एनसीईआरटी का कमाल, यही है आपके सारे के सारे बढ़िया नोट्स कि मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, सारे कीवर्ड्स लिख दिए, बस ये वर्ड्स देखो, आप आराम से अपनी केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा यार फीचर्स की बात करी गई है, कौन से फीचर की बात करी गई है, कौन से इंपॉर्टेंस की बात करी गई है, समझ में आया। उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने पहले भी बता रखा है, ये सारे नोट्स आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है नेहा जांगड़ क्लासेस। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि मैम नोट्स पेड क्यों है, देखो बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस है, सिंपल सा है यार, एट दी एंड हम सब कुछ ना कुछ तो अर्न करेंगे ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमें वो एक्सपेंसेस बियर करने हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अर्निंग्स होना तो ज़रूरी है, आप भी समझते हो। तो आप चाहो तो प्रिंटेबल नोट्स है, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगला आता है फ्लेक्सिबल है। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है देखो वो फ्लेक्सिबल है, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चेंज को बोलते हैं मॉडिफाई। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने पर्ची लिख दी, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया कि 2 गोली सुबह लेनी है, 2 गोली शाम को लेनी है, 2 गोली रात को लेनी है, अब एज इट इज लेनी पड़ेगी, ये ऐसे रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, हम इन्हें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये रिजिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है डॉक्टर की पर्ची की तरह, इन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई आ सकती है केस स्टडी के अंदर, इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स आर लाइक डिफरेंट टूल्स सर्विंग डिफरेंट पर्पसेस। ये जो इतने सारे प्रिंसिपल्स है ना, आप आगे चलकर पढ़ोगे, ये अलग अलग टूल्स की तरह है, अलग अलग हथियारों की तरह है, और इनका अलग अलग पर्पस है, अलग अलग काम है। मैनेजर हैज टू डिसाइड विच टूल टू यूज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। मैनेजर डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा टूल यूज करे, समझ में आया। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो इसे मॉडिफाई कर सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में ही होती है ना, उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में पावर है। लेकिन जब पावर यानी कि जो अथॉरिटी है वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कि टॉप लेवल मैनेजर्स के पास में भी पावर है, मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास में भी पावर है, और लोअर लेवल मैनेजर्स के हाथ में भी पावर है, थोड़ी थोड़ी पावर सबके पास में है, अपने अपने जॉब के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो ये जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि सारी पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स को दें, या डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर ज्यादातर सेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर सिर्फ 1-2 लोगों के हाथ में है, लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, एमएनसी वगैरह है, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर को सब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि फटाफट डिसीजंस लिए जाएं। तो फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर है भाई मेनली बिहेवियरल। ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए गए हैं, ताकि हम जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बिहेवियर को चेंज कर सके, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ताकि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को हम चेंज कर सके, ताकि एम्प्लॉयज़ कैसे काम करें, जैसे मैनेजर उनसे काम करवाना चाहते हैं, एम्प्लॉय मोटिवेशन के साथ में काम करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में आसानी हो। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इनका काम है ह्यूमन बींग्स यानी कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। अब इसमें एनसीईआरटी की लाइन आएगी, These principles enable a better understanding of the relationship between human and material resources. इन प्रिंसिपल से कहीं ना कहीं ह्यूमन यानी कि एम्प्लॉयज और मटेरियल रिसोर्सेज मतलब मशीन्स वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह, इन सब में एक अच्छा रिलेशनशिप सेटअप होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। मतलब कुल मिला के ह्यूमन बींग्स को के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, उनके बिहेवियर को चेंज करना कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करो। फिर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हो तो उसका ये इफेक्ट निकल कर आएगा। मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करे जाएं। अगर आप किसी पर पेनल्टी लगा रहे हो तो पेनल्टी लगाने में आप भेदभाव मत करो, जो गलत कर रहा है उस पर पेनल्टी इंपोज होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो। ये सारी चीज़ें किस में आती है, डिसिप्लिन में। अगर ये प्रिंसिपल आप अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन में सारा का सारा काम कैसे होगा, स्मूथली होगा, किसी तरह के कोई केओस, कोई लड़ाई वगैरह नहीं होंगी।
तो वही अगर प्रिंसिपल अप्लाई करा तो उसका ये आउटकम निकल कर आएगा। दे टेल इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल वॉज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या होगा। कंटिंजेंट है, ये प्रिंसिपल्स कंटिंजेंट है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि अभी ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन क्या चल रही है। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन क्या है उस पर भी ये प्रिंसिपल्स डिपेंडेंट है, मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। इसका मतलब है जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन दो, यानी कि उन्हें इतनी सैलरी तो दी जाए कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, एक अच्छा जीवन जी सके, उतनी उन्हें इतनी सैलरी तो दी जाए। अब ये प्रिंसिपल है कि भाई एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी तो दो कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। लेकिन ये प्रिंसिपल भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी क्या है। अगर कंपनी खुद ही लॉस में जा रही है तो फिर कैसे ज़्यादा पे कर देगी, नहीं पे कर सकती। डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय कितने एफर्ट्स डाल रहा है, कितना डेडिकेशन के साथ में काम कर रहा है। बंदा काम ही नहीं कर रहा, 5-5 6-6 दिन छुट्टी लेकर बैठ जाता है, आप बोल रहे हो भाई फेयर रेम्यूनरेशन दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल होगा। चमका अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब इनकी क्या इम्पॉर्टेंस है। तो देखो डायरेक्ट देख लेते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1 है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। बहुत ही आसान सा है। अगर कोई मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को पढ़ता है, अभी देखो कुछ प्रिंसिपल्स तो मैंने ही आपको बता दिए, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बता दिया मैंने आपको, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बता दिया। तो अगर कोई मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को पढ़ता है, जैसे अभी आप पढ़ोगे, तो उससे मैनेजर की नॉलेज इंक्रीज होती है, उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है। कहीं ना कहीं जब वो इन प्रिंसिपल्स को पढ़ता है तो उसे थोड़ा बहुत रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के बारे में पता चलने लगता है। भाई प्रिंसिपल्स पढ़ेगा, प्रिंसिपल्स के साथ में एग्जांपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऐसे ही तो नहीं बने, रियल वर्ल्ड सिचुएशन को दिमाग में रखकर ही कुछ मैनेजर्स ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो उसे कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के बारे में पता चलने लगता है, उसकी नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ने लगती हैं। So the principles of management provide the managers with useful insights into real world situation. इन principles को पढ़कर उसे real world situations के बारे में पता चलता है। These principles will add to their knowledge, इससे उसकी knowledge, ability, understanding बढ़ती है। किन चीज़ों की? मैनेजरियल सिचुएशंस की। समझ में आ गया। अब जैसे मैंने कहा उसने पढ़ा तो उसने देखा, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन कहता है कि भाई जो मैनेजर है, यानी कि जो सुपीरियर है, इसके पास में ज़्यादा पावर है, वो सारा काम अकेला खुद नहीं कर सकता है ना। तो उसे क्या करना चाहिए, अपना जो रूटीन वर्क होना चाहिए, जो डे टू डे काम होना चाहिए, वो किसको दे देना चाहिए, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देना चाहिए। सुपीरियर मतलब बॉस, सबॉर्डिनेट मतलब जो उसके नीचे काम कर रहे हैं। तो मैनेजर जो है उसे अपना रूटीन वर्क, डे टू डे काम किसको दे देना चाहिए, सबॉर्डिनेट्स को, और खुद सिर्फ इम्पॉर्टेंट कामों पर फोकस करना चाहिए, प्लान्स वगैरह बनाने पर। ये बेस्ट तरीका है। तो वही जब वो प्रिंसिपल्स पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगा कि यार मैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन में भी अपने काम को डेलीगेट करूं, अपना रूटीन वर्क अपने नीचे वालों से कराऊं और खुद सिर्फ इंपॉर्टेंट काम करूं। अगर खुद रूटीन वर्क करने लग जाएगा तो फिर यार खुद इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस नहीं कर सकता। समझ में आया। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर को गाइड करते हैं कि मैनेजर हमेशा रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे। रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। रिसोर्सेज मतलब पैसा, रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉयज़ भी हो गए, रिसोर्सेज के अंदर मशीनें वगैरह भी आ गई, इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अगर इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे तो इसका ये इफेक्ट निकल कर आएगा। तो मैनेजर सोच समझ कर फिर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वो ट्रायल एंड एरर अप्रोच करने से बच जाते हैं। उन्हें पता है ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो इसका ये इफेक्ट निकल कर आएगा, तो अब उन्हें ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं है। मैम ट्रायल एंड एरर मतलब देखो, अगर आपको प्रिंसिपल्स के बारे में पता ही नहीं है, कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो आप किसी भी काम को कैसे करोगे, यार इस तरीके से काम करके देखते हैं,
होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से करके देखेंगे, फिर दूसरे तरीके से करके देखा, हुआ तो ठीक है, नहीं तो तीसरे तरीके से करेंगे। अब आप ऐसे बार बार ट्रायल एंड एरर अगर करने बैठोगे तो टाइम भी लगेगा, पैसा भी खर्च होगा, सब कुछ होगा। तो प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर्स टू सी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शन। कहीं ना कहीं हम ट्रायल एंड एरर अप्रोच से होने वाली कॉस्ट से बच जाते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया? यही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बताते हैं कि मैनेजर के पास में कितनी पावर है, मैनेजरियल डिस्क्रिशन, मैनेजर के पास में कितनी पावर है। यानी कि एक मैनेजर की जो पावर है उसकी भी तो एक लिमिट होती है ना, एक बाउंड्री होती है। वो अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। पावर भी एक तरह का रिसोर्स है, उसका मिसयूज भी ना करे। तो इट लिमिट द बाउंड्री ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिशन। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को कहते हैं कि वो किसी भी चीज में पर्सनल नहीं हो सकता, वो अपने बारे में नहीं सोचेगा। मैनेजर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा। मान लो किसी चीज से मैनेजर को पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है, उसका पैसा बढ़ रहा है, तो वो इसके बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि यार ऑर्गेनाइजेशन का भला कैसा होना चाहिए। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि इम्पर्सनलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि मैनेजर कभी भी पर्सनल ना रहे, वो अपनी पावर को इस तरह से यूज करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भला हो। समझ पा रहे हो? वो खुद के बारे में ना सोचे, खुद की फैमिली या फिर किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बारे में ना सोचे, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। थर्ड है यार साइंटिफिक डिसीजंस। इजी सा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि अगर आपको डिसीजन ले रहे हो तो आपका जो डिसीजंस है वो लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए। लॉजिकली आप सारी चीज़ें सोचो, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि हमें तो ऐसा लगा। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें इंट्यूशंस के बेसिस पर करते हैं। मैम इंट्यूशंस मतलब ऐसा होता है ना कि हमें तो ऐसा लगा, अरे यार हमारे ज़माने में तो ये काम 10 दिन में हो जाता तो अभी भी ये काम 10 दिन में हो जाना चाहिए। नहीं, कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, सारी चीज़ें किस पर बेस्ड होनी चाहिए? लॉजिक्स पर। ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए कि भाई अंधे होकर कोई भी डिसीजन ले लिया, या फिर इंट्यूशंस के बेसिस पर कोई डिसीजंस ना लो। सो मैनेजमेंट डिसीजंस जो हम अगर प्रिंसिपल्स पढ़कर अगर हम कोई डिसीजंस ले रहे हैं तो वो फ्री होंगे बायस और प्रीजुडिस से। यानी कि साइंटिफिक डिसीजंस हम लेंगे, कोई बायस कोई भेदभाव नहीं होगा, प्रीजुडिस नहीं होगा। किसी चीज़ के बारे में अपन पहले से सोच लेते हैं ना यार ये तो ऐसा ही होगा, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। थॉटफुल डिसीजन मेकिंग होती है। फोर्थ है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट टू डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट। दे आर मॉडिफाइड टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है आपको बिजनेस में चेंज लेकर आना पड़ेगा। पता है ना, मैंने कल भी पढ़ाया था, अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो मैनेजर्स को बिजनेस के अंदर चेंज लेकर आना ज़रूरी है, अपने गोल्स को मॉडिफाई करना ज़रूरी है, अपने काम करने के तरीके को चेंज करना, मॉडिफाई करना ज़रूरी है। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ही मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि आप बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस लेकर आओ। फिफ्थ है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें पता है आज की डेट में पब्लिक कितनी अवेयर है। पब्लिक चाहती है कि पब्लिक को अच्छे क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज मिले, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पर। जो बिजनेस है वो आसपास में गंदगी ना करे, वो ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करे जिससे एनवायरनमेंट भी सेफ रहे, आसपास में प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए। सारी चीज़ें पब्लिक को पता है उसके क्या राइट्स है, पब्लिक 2 मिनट लगाएगी एक्शन ले लेगी, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ही मैनेजर्स को कहते हैं कि आप काम करते टाइम पर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करो, क्योंकि आप एक सोसाइटी में चल रहे हो। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर दोगे तो ये सोसाइटी टॉलरेट नहीं करने वाली है, सोसाइटी बिजनेस को डेवलप नहीं होने देगी। समझ पा रहे हो? सो पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ गया? फिर है हमारे पास में लास्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। आसान सा है। अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेनी है, जैसे अभी आप 12th पढ़ रहे हो, उसके बाद में अगर आपको मान लो मैनेजमेंट की एजुकेशन लेनी है तो आप BBA करोगे, देन आप MBA करोगे। अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन लेनी है तो हर जगह आपको ये प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी 12th में पढ़ोगे, BBA में भी पढ़ोगे, फिर MBA में भी सेम प्रिंसिपल्स पढ़ोगे। तो ये प्रिंसिपल्स क्या है? बेस है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है कोई सी भी क्लास में, कॉलेज में, ये प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे। ये एक बेस है। अगर आपको एजुकेशन लेनी है, चाहे मैनेजमेंट की फील्ड में ट्रेनिंग लेनी है, चाहे रिसर्च वर्क करना है, PhD वगैरह, हर जगह यू हैव टू रीड दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है।
ऑल द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, मान लो वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहा है, वो मैथ्स वगैरह का टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट वगैरह ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं, इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर आपके लिए टेस्ट बनाए जाते हैं। आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लो, बीबीए एमबीए कर लो, आपके करिकुलम के अंदर ये प्रिंसिपल्स आपको हर जगह पढ़ने ही हैं। तो ये चाहे आप मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन लो, ट्रेनिंग लो, रिसर्च वर्क करो, हर जगह पर यू हैव टू स्टडी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। समझ में आ गया? एक बेस है, इनके बेसिस पर मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरी प्रिपेयर होती है ना, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो प्रिपेयर होता है। चमका अच्छे से। अब आगे हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। हो सकता है अगर आप दूसरी बुक फॉलो कर रहे हो तो फेयोल के प्रिंसिपल्स पहले होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। देखो, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहली बात तो ये जो वर्ड है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड ही पहली बार किसने यूज करा? टेलर ने। टेलर मतलब इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। जो बातें मैं बता रही हूँ वो याद रखना। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है वो पहली बात यूज ही किसने करा? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनके बारे में दिमाग में रखना, जन्म कब हुआ? 1856 के अंदर। देहांत कब हो गया? 1915 के अंदर। इन्होंने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म दिया। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो पब्लिश हुआ था 1911 के अंदर। इन्होंने एक किताब लिखी थी जो बहुत फेमस बुक है, शॉप फ्लोर। तो इतनी सी बातें इनके बारे में दिमाग में रखना। इन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। याद रखना, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर। याद रखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। मतलब एक होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट और एक है जनरल मैनेजमेंट। एक होता है जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट के फादर कौन है? जनरल मैनेजमेंट के फादर हैं हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने हमें जनरल मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, आगे चलकर पढ़ोगे। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने हमें टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी दी है। मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था, कहाँ आ गई मैं, यहाँ पर एक होती है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इन्होंने हमें 4-5 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी दी है। समझ में आ गया? अब देखो, जो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो बेसिकली किससे रिलेटेड हैं? वो फैक्ट्री से रिलेटेड है कि फैक्ट्री में यार एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, उनसे ज़्यादा काम कैसे कराया जाए। वहीं जो आप आगे चलकर हेनरी फेयोल वाले पढ़ोगे, वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। वो मैनेजर्स के काम के प्रिंसिपल है कि मैनेजर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो याद रखना है, हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इन्होंने ही ये टर्म दिया था। तो इन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स दिए? इन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के दे दिए कुल मिलाकर 4 प्रिंसिपल्स। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वीडियो को करो पॉज और यहाँ की यहाँ इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से एक बार याद कर लो, नाम याद कर लो इनके। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। याद हो गए? पहला प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो, टेलर कहते हैं कि भाई हर काम करने के पीछे साइंस होनी चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है, टेलर कहते हैं जब आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कितना भी छोटू से छोटू काम आप क्यों ना कर रहे हो, हर काम आपका साइंस पर बेस्ड होना चाहिए, लॉजिक्स पर बेस्ड होना चाहिए। हर चीज़ लॉजिक पर बेस्ड होनी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो तो पहले अच्छे से उस काम को स्टडी करो, अच्छे से उस काम को एनालाइज करो, फिर आप वो काम करो। हर काम आपका लॉजिक्स पर, प्रॉपर साइंस पर बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड होना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ब्लाइंड फेथ, या फिर कोई काम हम इंट्यूशंस के बेसिस पर कर रहे हैं कि हमें तो ऐसा लगा, मैनेजर बोल रहे हैं हमारे टाइम पर तो ये काम 15 दिन में हो जाता था, तो तुम भी ये काम 15 दिन में कर दो। भैया ऐसा नहीं है, तुम्हारे टाइम पर सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है। तो वही टेलर कह रहे हैं कि सारी चीज़ें साइंस के बेसिस पर होनी चाहिए, रूल ऑफ थंब कुछ नहीं होना चाहिए। टेलर बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। टेलर कहते हैं किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, कोई भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है, प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट को बनाने का एक बेस्ट तरीका है, सब्जी बना रहे हो, उसे बनाने का भी एक बेस्ट तरीका है।
हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, और अगर आप उस बेस्ट तरीके से उस काम को करोगे ना तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ेगी मतलब काम ऐसे होगा कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आएगी, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम होगा। समझ पा रहे हो? और इस मेथड को हम, बेस्ट मेथड को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें कंटिन्यूअसली स्टडी करनी पड़ेगी, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, तब हमें बेस्ट मेथड का पता चलेगा। सो बेस्ट मेथड के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखना, टेलर कहते हैं चाहे कितना भी छोटू से छोटू काम क्यों ना हो, आपको ईंटें गाड़ी में रखवानी है, ईंटें ट्रक में रखवानी है। अभी छोटा सा काम ही तो है, कोई स्किल वाला काम तो है नहीं है, पर इस काम को करने का भी एक बेस्ट तरीका होता है। इस काम को भी अगर आप सिस्टमैटिकली प्लान करके करोगे, सिस्टमैटिकली मैनेज करके करोगे, तो ये काम भी ऐसे हो सकता है कि कम से कम एफर्ट में, कम से कम एनर्जी के अंदर आप ईंटें ट्रक के अंदर रखवा सकते हो, कम से कम पैसों के अंदर आप वो काम करवा सकते हो। तो कह रहे हैं इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी, जैसे आपको आयरन के जो पिग्स है, ईंटें हैं, उन्हें आपको गाड़ी में रखवाना है, इस काम को भी आप साइंटिफिकली प्लान और मैनेज कर सकते हो। अगर आप जितना सोफेस्टिकेटेड तरीका आप यूज करोगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, द मोर सोफेस्टिकेटेड द प्रोसेस ग्रेटर वुड बी द सेविंग्स। जितना सोफेस्टिकेटेड यानी कि जितना कॉम्प्लेक्स तरीके से आप काम करोगे, कॉम्प्लेक्स मतलब जितना सोच समझ के एनालाइज करके आप काम करोगे ना, उतनी ही आपकी सेविंग्स होती जाएंगी, कॉस्ट कम आएगी, एफर्ट कम लगेगा। तो हर चीज प्लान्ड वे में होनी चाहिए, साइंस के बेसिस पर प्लान्ड और सिस्टमैटिकली मैनेज कर कर सोफेस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स तरीका, एनालाइज करा हुआ तरीका आप अपनाओ, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब है, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ये समझ लो दो टीम होती है ना, दो टीम होती है। एक टीम होती है मैनेजर्स की टीम, भाई ये तो मैनेजर्स हैं, वाइट कॉलर्स, और एक होती है वर्कर्स की टीम। अब ये जो दोनों टीम है ना, ये टीम्स एक दूसरे को अपना राइवल समझती है। राइवल मतलब हम तो एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को काट डालेंगे, मार डालेंगे। मैनेजर्स को लगता है कि यार ये वर्कर्स हमसे पैसा तो ज़्यादा लेते हैं और कुछ काम के ही नहीं है, दे आर गुड फॉर नथिंग, इनसे तो कोई काम ही नहीं होता, बस ऐसे ही रोटी तोड़ रहे हैं। वही वर्कर्स को लगता है यार हमसे कितना काम कराया जाता है, हमें पैसा कम दिया जाता है। समझ पा रहे हो? तो दोनों एक दूसरे के राइवल है। अरे वर्कर्स तुम तो कुछ काम ही नहीं करते, वर्कर्स को लग रहा है अरे यार हमारे पे तो बहुत वर्कलोड है, हमें पैसा ही कम मिलता है। टेलर कहते हैं कि भाई इन दोनों टीम्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, एक बिलोंगिंगनेस, प्रेम, कोऑपरेशन होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वर्कर्स नहीं होंगे तो बताओ ऑर्गेनाइजेशन चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। मैनेजर नहीं होंगे तो वर्कर्स आपस में लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे। कोई होना चाहिए ना जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा के चले। सो टेलर कहते हैं, टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। कहते हैं भाई दोनों का ही मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, कि इनका दिमाग चेंज होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, तभी काम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू टेलर द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू आर वन एंड द सेम। दोनों पार्टीज का जो इंटरेस्ट है ना, दोनों पार्टीज का जो फायदा है वो एक ही चीज में है, दैट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर इज अकम्पनाइड बाय द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा। एम्प्लॉयर यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोस्पेरिटी किस पर डिपेंड करती है? एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी पर। एम्प्लॉय ग्रो करेगा, एम्प्लॉय अगर खुश है तो वो अच्छे से काम करेगा, एम्प्लॉय अगर खुश है, उसे अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो अच्छे से काम करेगा, वो अच्छे से काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ग्रो करेगा। तो एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट है। वहीं अगर कंपनी अच्छी चलेगी तभी तो एम्प्लॉय को अच्छा पैसा, अच्छी सैलरी मिलेगी। तो एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट है। तो दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है, सेम है। मैनेजर्स को पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अपनाना चाहिए। ऐसा जापान में होता है कि भाई मैनेजर्स को समझना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे बच्चे हैं, हम इनके पापा हैं। तो आपस में वही है, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन होना चाहिए। समझ में आ गया? राइवल नहीं है, दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझे। अभी जो मैं बॉक्सेस में डालती हूँ ये आपकी प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन से जो केस स्टडी में उठ के आ सकती है, तो इन्हें अच्छे से देखना है। फिर है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है ना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये उसी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब उसी का एक बड़ा रूप है, उसी को बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, उसी का बढ़ा हुआ रूप है। या फिर आ सकता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ विच प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। समझ में आ गया? तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, यानी कि उसका बड़ा रूप है। वही लिखा है आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए वर्कर्स के और मैनेजर्स के बीच में,
कोऑपरेशन होना चाहिए कि मिल बांटकर हार्मनी से प्रेम से काम वो करें। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर, मतलब ये हस्बैंड वाइफ की तरह है कि आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की नीड का पता होना चाहिए कि मुझे भी तुम चाहिए, तुम्हें भी मैं चाहिए। समझ में आ गया? मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज। इंपॉर्टेंट बात, अगर एम्प्लॉय कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहा है, अच्छा सजेशन दे रहा है जिससे आपकी कॉस्ट कटिंग हो सकती है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, आपका एफर्ट कम लगेगा, तो यार ऐसे सजेशंस के लिए कान बंद मत करो, उसका बेचारे का सजेशन सुनो, वो भी कोई अच्छा सजेशन दे सकता है। ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन, देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट का जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए कि वर्कर काम कर रहा है तो साइड बाय साइड जो मैनेजर्स हैं वो भी काम करे, वो वर्कर्स को एनकरेज करे, उन्हें मोटिवेट करे ताकि वर्कर्स अपना बेस्ट दे सके। तो एकदम पैटर्नलिस्टिक स्टाइल कि वर्कर्स को बच्चों की तरह ट्रीट करो। नो कॉम्पिटिशन, देयर शुड बी कोऑपरेशन। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बहुत ही सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसकी एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? देखो, दो कंपनीज हैं, ठीक है, दो कंपनीज हैं, ये कंपनी सेम तरह के सेम पैसा लगा सकती हैं, ठीक है, दोनों ने बराबर इन्वेस्टमेंट करी है, बराबर पैसा लगा है, दोनों ने सेम तरह की मशीन यूज करी है, लेकिन ये एक दूसरे से अलग कब होंगे? ये डिपेंड करता है कि इन्होंने कैसे एम्प्लॉयज हायर करे हैं। ये बराबर पैसा लगाते हैं, इसने भी 5 करोड़ लगाया, इसने भी 5 करोड़ लगाया, सेम टू सेम इन्होंने मशीन भी इंस्टॉल करवाई है, लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया है, ये कम बढ़िया है। हो सकता है तो रीज़न क्या होगा कि इसके एम्प्लॉयज ज़्यादा अच्छे हैं। तो वही कंपनी की जो एफिशिएंसी है, जो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी है, वो किस पर डिपेंड करती है? पर्सनल कॉम्पिटेंसीज पर कि आपका एम्प्लॉय कैसा है, आपका एम्प्लॉय का नॉलेज लेवल कैसा है, आपके एम्प्लॉयज़ कितने कैपेबल हैं, आपके एम्प्लॉयज़ कितने एजुकेटेड हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं। तो मेन ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दो, उनका डेवलपमेंट करो। अगर आपके एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा तो अपने आप आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। समझ में आया? तो टेलर कहते हैं पहली बात तो जब आप बंदे का सिलेक्शन कर रहे हो, उसे जॉब पर रख रहे हो, तो वो आप ऐसे ही तो सिलेक्ट मत करो, प्रॉपर उसका रिटन टेस्ट लो, प्रॉपर इंटरव्यू लो, प्रॉपर एक सोफेस्टिकेटेड तरीके से सोच समझ के आपको बंदे को सिलेक्ट करना है। फिर बंदे को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, फिर उसे आप जब काम दे रहे हो तो देखो कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो फिजिकली वो काम कर सकता है, मेंटली भी कर सकता है और इंटेलेक्चुअली भी, दिमाग से भी इतना बढ़िया इंटेलिजेंट है ना कि वो काम कर सकता है। उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसे ट्रेनिंग दो। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। सो टेलर इंसिस्टेड दैट ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, ऐसे ही लप्पों में किसी को सिलेक्ट नहीं करना। देन आप वर्क असाइन कर रहे हो तो देखो काम बंदा फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली कर सकता है ना। फिजिकली वो फिट है ना, मेंटली भी वो फिट है ना, इंटेलेक्चुअल दिमाग है ना, इंटेलिजेंट है, आईक्यू वगैरह है ना। फिर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। तो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अगर होंगे तो अपने आप वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी करेंगे और कंपनी की अर्निंग्स भी होगी, एम्प्लॉय खुद भी बढ़िया अर्न करेगा, अपने आप इंडस्ट्री की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। समझ में आया? ये दिए टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पूरी तरह से फैक्ट्री से रिलेटेड है, मैनेजर्स से रिलेटेड नहीं है। अब देखो टेलर ने हमें कुछ टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी दी हैं। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, वन सेकेंड, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक्स मतलब क्या होते हैं? ये कुछ मेथड्स हैं, ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जिन्हें एज इट इज फॉलो करना है। 5 टेक्निक्स है, एनसीईआरटी में 5th वाला अलग से गिवन नहीं है, ऐसे ही एक पैराग्राफ के अंदर गिवन है। मेंटल रिवॉल्यूशन, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, मेंटल रिवॉल्यूशन। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो देखो पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप, बहुत आसान सा है। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर टेलर कहते हैं कि यार जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री है जहाँ पर एक्चुअली काम हो रहा है, उसे 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो। फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो, एक तो होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्योंकि टेलर कहते हैं यार अगर हम प्रोडक्शन वालों से भी अगर प्लानिंग का काम करेंगे तो वो प्रोडक्शन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। कि फैक्ट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड करा, प्लानिंग और प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन पर फोकस करे, प्लानिंग वाला प्लानिंग पर फोकस करे। समझ में आ गया? 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों के अंदर भी हम 4 एक्सपर्ट्स बनाएंगे,
चार चार फंक्शनल एक्सपर्ट्स इनमें बैठेंगे। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स हैं, 4 स्पेशलाइज्ड लोग हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और प्रोडक्शन वाले में भी 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स हैं, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस और इंस्पेक्टर। मतलब कुल मिलाकर जो एक्चुअली हमारे वर्कर्स है उसके ऊपर 8 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। वो 8 एक्सपर्ट्स से गाइडेंस लेगा, 8 एक्सपर्ट्स उसके ऊपर नजर रख रखे हैं। दिस इज फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या कहते हैं टेलर? टेलर कहते हैं कि फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो। विच डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट। टेलर कहते हैं वर्कर्स जो हैं वो प्लानिंग के काम से फ्री होने चाहिए। वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्लानिंग। वर्कर्स सिर्फ और सिर्फ अपने काम, अपने प्रोडक्शन पर फोकस करें, इसलिए 2 डिपार्टमेंट्स हमने बना दिए। अब टेलर कहते हैं दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर हम 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स बैठा रहे हैं, जो वर्कर्स को सुपरवाइज करेंगे। सुपरवाइज मतलब उन पर नजर रखेंगे, जो वर्कर्स को गाइड करेंगे और वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो 4 और 4 टोटल कितने हो गए? 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स हो गए। फंक्शनल एक्सपर्ट्स मतलब ये 8 अपने अपने फंक्शंस, अपने अपने काम में क्या है, एक्सपर्ट्स हैं। ये वर्कर्स को सुपरवाइज, उन पर नजर रखेंगे और उन्हें ऑर्डर्स देंगे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो याद रखना यहाँ पर एक चीज आती है, आप आगे चलकर हेनरी फियोल के जब प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो वहां पर एक प्रिंसिपल आएगा, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का सिंपल सा मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा काम एक अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, काम को डिवाइड कर दो। जैसे स्कूल का काम है पढ़ाना, एजुकेशन देना, तो एक ही इंसान थोड़ी ना एजुकेशन दे रहा है, काम डिवाइड हो गया। इको वाले इको पढ़ाएंगे, बीएसटी वाले बीएसटी पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ाएंगे, आईपी वाले आईपी पढ़ाएंगे, काम डिवाइड हो गया ना। तो ये जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ये डिवीजन ऑफ वर्क का क्या है, एक्सटेंशन है, एक बड़ा रूप है। आपने देखा ना यहाँ पर 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स हो चुके हैं, तो ये आ सकता है दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है ना। ये 8 के 8 अपने काम में एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने फंक्शंस में एक्सपर्ट है, फंक्शनल एक्सपर्ट्स है। तो देखो कौन है ये, आप ध्यान से देखना। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 है हमारे पास में, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फिर हमारे पास में है रूट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट की। रूट क्लर्क का क्या काम है? जो भी मैनुअल वर्क करना है, चाहे मैकेनिकल वर्क करना है, मशीन से करना है, चाहे मैनुअल काम करना है, उसके लिए रूट क्लर्क क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिसाइड करता है कि अगर आपको ये काम करना है तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको मान लो ये पर्टिकुलर बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैगी बनानी है तो मैगी बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो रूट क्लर्क का काम होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिसाइड करना कि किसी भी काम को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है जनरल इंस्ट्रक्शंस देना कि किसी भी काम को करने के लिए ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस देना कि काम कैसे करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के 2 काम है, ये टाइम डिसाइड करता है कि किसी भी जॉब को कितनी बजे तो स्टार्ट करना है, ठीक है, जो भी टास्क है, और कितनी बजे वो टास्क एंड हो जाना चाहिए। मतलब कितने टाइम के अंदर आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, 2 घंटे में करना है, 4 घंटे में करना है, काम कब शुरू करना है, कब कंप्लीट करना है। और साथ में ये जो है वो कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करता है कि किसी भी काम को, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना पैसा लग रहा है। डिसिप्लिनेरियन का काम है ये मेक श्योर करना सारा काम ऑर्डर से हो रहा है ना, सिस्टमैटिक तरीके से तो हो रहा है ना। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 एक्सपर्ट्स हो गए। रूट क्लर्क बताएगा कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जनरल इंस्ट्रक्शंस देगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा और कितनी उस काम को करने की कॉस्ट आ रही है। डिसिप्लिनेरियन मेक श्योर करता है कि काम जो है वो ऑर्डर से हो और ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम सिस्टमैटिकली हो। वहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, यानी कि जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, उसमें भी 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स हैं। पहला है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है, काम करने के लिए सारी मशीन्स, सारे छोटे मोटे टुच मुच टूल्स और सारे रिसोर्सेज अरेंज करता है। समझ में आ गया? गैंग बॉस सारी मशीन, सारे टूल, सारे छोटे छोटे से रिसोर्सेज अरेंज करने का काम इसका है। स्पीड बॉस देखता है काम जो है वो टाइम पर तो कंप्लीट हो रहा है ना, क्योंकि पीछे वाले ने टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने हमारा टाइम सेट कर दिया ना, तो अब स्पीड बॉस देखता है काम उस टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है ना। रिपेयर बॉस देखता है कि सारे जितने भी मशीन्स टूल्स वगैरह हैं वो वर्किंग कंडीशन में तो है ना, अगर रिपेयर से रिलेटेड काम है तो ये फिर रिपेयर करवाता है। और इंस्पेक्टर देखता है जो प्रोडक्ट बन के निकल रहा है उसकी क्वालिटी तो सही है ना, तो ये क्वालिटी को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया?
तो ये है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप कि फैक्ट्री को करा 2 हिस्सों में डिवाइड, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग वाले में भी 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स, प्रोडक्शन वाले में भी 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स, टोटल 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स। इनके नीचे हमारे एक्चुअल वर्कर्स काम करते हैं। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, अभी जो मैंने आपको बताया था। समझ में आ गई बातें? अगली टेक्निक कौन सी आती है हमारे पास में? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, दो बातें हैं इसके अंदर, एक है स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन समझो। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि हमारा प्रोडक्ट तो ऐसा ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये फ़ोन है, अब ये फ़ोन मैं चाहे इंडिया से लूँ, चाहे मैं जापान से लूँ, चाहे मैं कनाडा से लूँ, चाहे मैं कहीं से भी लूँ, ये फ़ोन मेरा सेम टू सेम ही मिलेगा ना, मुझे एकदम ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। तो वही है, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका ऐसा ही बनकर निकलेगा। अगर मान लो एक 50 रुपए की बोरोप्लस की मैं बात कर रही हूँ, बोरोप्लस सब जानते हैं, पॉन्ड्स या कोई भी आप एग्जांपल ले लो, तो वो बोरोप्लस चाहे आप जयपुर से लो, चाहे आप अजमेर से लो, चाहे एमपी से लो, दिल्ली से लो, बेंगलोर से लो, तमिलनाडु से लो, वो एकदम सेम टू सेम आएगी ना। आपने किसी चीज के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा ही होना चाहिए, चाहे आप इसकी कितने भी बना दो, लाख बना दो, लाख यूनिट्स बना दो, लाखों यूनिट्स एकदम डिट्टो सेम टू सेम होगी, एकदम आइडेंटिकल होंगी। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। मैं अभी सिंप्लीफिकेशन नहीं बता रही, मैं सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन बता रही हूँ। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। आप ऐसे 100 एसी बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, चाहे लाख एसी बनाओ, हर एसी ऐसा ही दिखेगा, एकदम डिट्टो सेम टू सेम होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, क्योंकि उस चीज को बनाने के लिए आप सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। चाहे आप लाख यूनिट बनाओ, लाख यूनिट्स बनाने के लिए आप सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, सेम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, सेम टाइम के अंदर बना रहे हो। आपने टाइम भी सेट करा है कि यार ये जो एसी है वो 20 आवर्स में बनना चाहिए, तो 20 आवर्स में ही बनना चाहिए। सारे के सारे सेम प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, सेम मशीनरी यूज कर रहे हो, सेम वर्किंग कंडीशंस हैं, जो एनवायरनमेंट है फैक्ट्री का वो भी सेम है, तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम बन के निकलेगा। मतलब आपने बेंचमार्क सेट कर दिया है, इस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होगा, आपका प्रोडक्ट ऐसा का ऐसा निकल कर आएगा। ऐसा ही होता है, आईफोन चाहे जयपुर से लो, चाहे जापान से ले लो, या फिर किसी और कंट्री से ले लो, कनाडा से, जो पर्टिकुलर आईफोन आप ले रहे हो, आपको 13 प्रो लेना है, तो वो तो हर जगह पर सेम ही होगा ना, क्योंकि सेम प्रोसेस से बना है, सेम रॉ मटेरियल यूज हुआ है, सेम टाइम में बना है, सेम वर्किंग कंडीशंस है, सेम मेथड यूज करा है, तो वो एकदम सेम होगा। तो याद रखना, दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क। आपने बेंचमार्क सेट कर दिया विच मस्ट बी अडहर्ड टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही काम होगा, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। समझ में आया? वहीं सिंप्लीफिकेशन अलग चीज है। अच्छा, पहले स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव देख लो, मकसद देख लो। टू रिड्यूस द गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। आपका जो प्रोडक्ट है वो फिक्स टाइप का होगा, फिक्स्ड उसका साइज होगा, साइज में भी कोई चेंज नहीं आता, फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होंगे, उसके फीचर्स भी सेम होंगे। टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देखो, मान लो आईफोन है, वो मान लो चाइना में बन रहा है, मैंने कहा एग्जांपल दे दूँ मैं सिंपल, और जापान में बन रहा है, मैंने कहा जापान के अंदर आईफोन बनाने के लिए जो पार्ट्स यूज़ में आ रहे हैं उनकी शॉर्टेज है, और चाइना के अंदर वो जो पार्ट्स यूज़ में आ रहे हैं वो सरप्लस के अंदर है, मतलब ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को इंटरचेंज कर सकते हो, चाइना से सारे के सारे पार्ट्स मंगवा लिए जाएंगे जापान के अंदर, तो हम हमारे पार्ट्स प्रोडक्ट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर कमी है तो आप दूसरी जगह से मंगा सकते हो, क्योंकि हर जगह पर सेम है, आप सेम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो। आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपका प्रोडक्ट एक एक्सीलेंट क्वालिटी का होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट हो गया। टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन, आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, मशीन्स के लिए भी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि प्रोडक्ट ऐसा ही बनकर निकलना चाहिए, सेम टू सेम। चाहे आप ऐसे 10 फ़ोन बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, चाहे आप लाख बनाओ, सारे आईफोन सेम टू सेम होंगे। समझ में आ गया?
ये है स्टैंडर्डाइजेशन, सेम टू सेम होना। एक आपने बेंचमार्क सेट कर दिया। वहीं सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा एक डोसा वाला है, वो बोलता है, आपने सुना भी होगा 99 वैरायटी डोसा, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर 99 तरह के डोसास मिलते हैं। अब मान लो वो 99 वैरायटी के डोसा बेच रहा है, सारे डोसा इसके अंदर मशरूम डोसा भी है, पनीर डोसा भी है, आलू डोसा भी है, अलग अलग तरह के डोसा हैं, लेकिन 99 की डिमांड तो नहीं होती होगी। जनरली मान लो इनमें से 10 डोसास की डिमांड होती है, 10 डोसा की डिमांड होती है, बाकी बचे हुए डोसा इतने डिमांड में नहीं है। तो ये जो बाकी के डोसा हैं इन सबको हटा देना, एलिमिनेट कर देना, सिर्फ जितनों की डिमांड आ रही है उतने ही डोसा बेचना। ये जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी वैरायटी आपने क्रिएट कर रखी है उस वैरायटी को खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, क्योंकि जितनी वैरायटी रखोगे उतना रॉ मटेरियल भी चाहिए, उतनी मैन पावर भी चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आएगी। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है अगर अननेसेसरी आपने डाइवर्सिटी वैरायटी क्रिएट कर रखी है ना प्रोडक्ट की, उसे एलिमिनेट करना, यानी कि उसे निकाल देना। अगर आप वो पर्टिकुलर चीज़ अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहे हो, जैसे 99 वैरायटी डोसा, डिमांड 10 की आ रही है, तो हटाओ ना, बाकियों को एलिमिनेट करो। आप कोई चीज़ अलग अलग साइज में, अलग अलग टाइप्स में बेच रहे हो, तो अननेसेसरी डाइवर्सिटी को खत्म कर देना। ऐसा करने से आपकी लेबर की कॉस्ट कम आएगी, मशीन्स की कॉस्ट कम आएगी, टूल्स आपके बचेंगे, आपको इन्वेंट्री अपने पास में कम रखना पड़ेगा, आपके जितने भी इक्विपमेंट्स है, जो भी मशीनें हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, और एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर, अपने आप आपकी सेल्स वगैरह बढ़ेंगी। समझ में आ गई मेरी बात। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, डैश एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूयस वैरायटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस। वो कौन सा है जिसके अंदर सुपरफ्लूयस यानी कि जो अननेसेसरी वैरायटीज है, साइजेस हैं, डायमेंशंस हैं, उन्हें एलिमिनेट करा जाता है। तो अभी मैंने बताया इसके अंदर क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन। याद रहेगा, अननेसेसरी वैरायटी एलिमिनेट हो गई यानी कि हट गई। While dash implies devising new varieties instead of the existing one, इसके अंदर हम न्यू वैरायटी डेवलप करते हैं, और वो न्यू वैरायटी कैसी होगी, एक स्टैंडर्ड वैरायटी होगी, यानी कि एक बेंचमार्क सेट करी हुई वैरायटी होगी कि प्रोडक्ट ऐसा ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा आपका स्टैंडर्डाइजेशन। समझ में आ गया। तो ये याद रखना, अननेसेसरी सुपरफ्लूयस वैरायटीज को हटाना है सिंप्लीफिकेशन, और एक नई वैरायटी डेवलप करना एग्जिस्टिंग वन से अलग, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर है। फिर आता है हमारे पास में वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर क्या है हमारे पास में, देखो वर्क स्टडी के अंदर कुल मिलाकर टेलर ने 4 वर्क स्टडीज बताई हैं। इन स्टडीज को अगर आप कंडक्ट करते हो तो आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और काम को करने की आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। तो देखो ये 4 वर्क स्टडी कौन कौन सी है, एक है मैथड स्टडी, फिर है मोशन स्टडी, थर्ड है टाइम स्टडी, और फोर्थ है फैटिग स्टडी। आसान आसान सी है। पहला है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में टेलर वही कहते हैं कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, तो आप स्टडी करके, एनालाइज करके उस बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करो, और उस बेस्ट मेथड को हर जगह आपको अप्लाई करना है। आप जब रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तब भी आप बेस्ट मेथड से रॉ मटेरियल खरीदो, फिर जब आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो यानी कि जब प्रोडक्शन कर रहे हो तभी भी आप बेस्ट मेथड से प्रोडक्शन करो, फिर अपने आउटपुट को स्टोर कर रहे हो उसे भी बेस्ट मेथड से स्टोर करो, सेल करने में भी आपको बेस्ट मेथड यूज़ करना है। तो वही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। बेस्ट वे आप अलग अलग तरह से डेवलप कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका आप यूज़ करोगे हर जगह पर, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तब भी, जब आपका फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर दोगे ना तब तक आपको बेस्ट मेथड ही यूज़ करना है। जब आप बेस्ट मेथड यूज़ करोगे तो कॉस्ट कम से कम आएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आ गया। टेलर ने एक मेथड डेवलप करा था जिसका नाम था असेंबली लाइन। वही ये असेंबली लाइन मतलब बेस्ट मेथड है कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बन के निकलेगा, कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड रहेगा। लिखा है ना। होल एक्सरसाइज का मकसद क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, काम करने की कॉस्ट कम से कम आए, मैक्सिमाइज द क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बने, और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हमारा बढ़ा रहे। समझ में आ गई बात। फिर आता है सेकंड, मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी के अंदर टेलर कहते हैं जब बंदा काम करता है तो अलग अलग तरह के मोशंस होते हैं, अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कभी वो ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर रहा है इधर उधर, है ना, कभी ऊपर रख रहा है, कभी नीचे रख रहा है, ऑब्जेक्ट्स को पुट कर रहा है, खुद बैठ रहा है, अपनी पोजिशंस चेंज कर रहा है, तो बहुत सारी मूवमेंट्स होती है। उन मूवमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करा जाए कि यार वो जो मूवमेंट्स कर रहा है कितनी मूवमेंट्स तो प्रोडक्टिव है कि यार ये तो ज़रूरी है, और कितनी मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव हैं, अच्छे से एनालाइज करा जाए।
और ये कोशिश करी जाए कि यार उसकी जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उन्हें कम से कम कर दिया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन यूज़ कर रही हूँ, अब पेन को मैं बार बार आपने देखा होगा रख रही हूँ, जब एक्सप्लेन कर रही हूँ तब रख रही हूँ, तो मैं इसके अंदर पेन को रख रही हूँ, ठीक है। अब ये मेरा बिल्कुल मैंने पास में रख रखा है कि यार मैंने पेन यूज़ करा और आपको पता भी नहीं चल रहा, मैं खट से पढ़ा के इसको इसके अंदर टिका देती हूँ। अब मान लो यही कैप अगर पीछे कहीं रखी हुई होती, मैं बार बार पढ़ाती फिर इसको पीछे रखती फिर ऐसे करती, तो कितनी सारी अननेसेसरी मूवमेंट्स होती या नहीं होती? होती ना अननेसेसरी मूवमेंट्स, टाइम लगता, एफर्ट लगता। तो टेलर वही कहते हैं कि यार बंदा जब काम कर रहा है उसे ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करने हैं, बैठना है, उठना है, वॉशरूम जाना है, उसके मूवमेंट्स देखो। प्रोडक्टिव मूवमेंट्स बढ़िया मूवमेंट्स है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट यानी कि खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें एफर्ट भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। सो मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स को स्टडी करा जाता है जैसे लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, चेंजिंग पोजिशन, विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। अननेसेसरी मूवमेंट्स आर सॉट टू बी एलिमिनेटेड। अननेसेसरी मूवमेंट्स को खत्म करना ताकि काम जो है वो एफिशिएंसी के साथ में हो और काम करने में टाइम कम लगे। दिस इज मोशन स्टडी। समझ में आ गई मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल मान लो वॉशरूम बहुत दूर है, अब बंदे को यार वॉशरूम तो जाना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में, वॉशरूम अगर बहुत दूर है तो जाने आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो वॉशरूम आसपास होना चाहिए, है ना, वर्क प्लेस के पास में होना चाहिए। जो उसका टूल बॉक्स है वो आसपास होना चाहिए ताकि टूल्स लेने के लिए उसे दूर दूर ना जाना पड़े। जाने में आने में बहुत टाइम लगता है, बंदा गपशप भी करता है आसपास में। तो वही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इससे हमें प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टेलर कहते हैं इससे हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कट डाउन कर देंगे, वेस्टफुल मूवमेंट्स को हटा दिया जाएगा। टू डिजाइन सूटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स। सूटेबल इक्विपमेंट्स और टूल्स होने चाहिए आसपास में ताकि वर्कर की अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो हैं वो कम से कम हो। समझ में आया? फिर आती है इसके अंदर टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी में कुछ नहीं है, डिसाइड करा जाता है कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगना चाहिए। भैया ये हमारा बढ़िया वर्कर है, अब बढ़िया वर्कर है, कॉफ़ी शॉप है, ये बढ़िया वर्कर एक कॉफ़ी बनाने में इससे 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो हमने टाइम सेट कर दिया कि भैया कॉफ़ी बनाने में 8 मिनट ही लगने चाहिए। 7 मिनट अगर लग रहे हैं मतलब तुम सही से उबाल नहीं रहे उसको, और अगर 9 मिनट लग रहे हैं मतलब तुम ढीले ढीले काम कर रहे हो, काम एफिशिएंसी के साथ में नहीं हो रहा। तो स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देना कि यार किसी भी काम को इतने टाइम में करना है, दैट इज टाइम स्टडी। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। मेजरिंग डिवाइस आप यूज़ कर सकते हो, स्टॉप वॉच यूज़ कर लो। बंदा काम कर रहा है तब स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, काम हो गया स्टॉप वॉच बंद कर दो, पता चल जाएगा 8 मिनट में काम हुआ या नहीं हुआ। तो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करा जाता है पूरे टास्क के लिए, दैट इज टाइम स्टडी। इससे हमें अलग अलग चीज़ों का पता चलता है। कम टाइम में हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ कमी रह गई। 8 मिनट की कॉफ़ी आप 5 मिनट में बना के ले आए मतलब टेस्ट नहीं आएगा ना यार, अपने अच्छे से उकाला नहीं है, चाय के साथ में ऐसा होता है। और ज़्यादा टाइम लगा रहे हो मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हो। तो इसका मकसद है टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। इससे पता चल जाता है किसी जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा। आप अपने वर्कर्स के लिए टारगेट सेट कर सकते हो कि भाई 8 मिनट लग रहे हैं, तो आपने पूरे दिन के लिए टारगेट सेट कर दिया कि भाई तुम्हें इतने नंबर ऑफ कॉफ़ीज़ बनानी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो बॉक्स बनाने हैं और 1 घंटे के अंदर एक वर्कर जो है वो 1 आवर के अंदर मान लो 4 बॉक्सेस बना सकता है। कोई बॉक्स बनाने का काम है, एक बंदा 1 घंटे में 4 बॉक्स बना सकता है। तो आपकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो 8 घंटे काम करते हैं। तो ये बंदा अगर 1 घंटे में 4 बॉक्स बना रहा है तो 8 घंटे काम करता है ये डेली, मतलब पूरे दिन में कितने बॉक्स बना देगा? 8 4 32 बॉक्सेस बना देगा। ठीक है भाई, 32 बॉक्सेस बना देगा। अगर मान लो आपके पास में 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक दिन में 320 बॉक्सेस बन रहे हैं। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। वर्कर्स के लिए आप टारगेट सेट कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम कर रहा है वो एफिशिएंट बंदा है, जो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम नहीं कर पा रहा, ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो इनएफिशिएंट बंदा है। तो आप अपने वर्कर्स को भी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। समझ में आ गया? लास्ट है फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी बहुत ही आसान सा है, देखो सिंपल सा है। हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, फिजिकली भी थक जाते हैं और मेंटली भी थक जाते हैं। मेंटली इनफैक्ट ज़्यादा थक जाते हैं, ऐसा होता है। तो वही हर पर्सन काम करते करते टायर्ड हो जाता है, फिजिकली भी और मेंटली भी हो जाता है। तो
उसके लिए बीच में रेस्ट इंटरवल्स होना ज़रूरी है ताकि वो अपना स्टैमिना रीगेन कर सके, दोबारा एनर्जी आ जाए। स्कूल के अंदर जाते हो तो बीच में रिसेस होती है ना, बीच में इंटरवल होता है, लंच ब्रेक होता है, ताकि दोबारा से आप री एनर्जाइज हो सको। ऐसा होता है कि 4 पीरियड्स पहले हैं, 4 पीरियड्स बाद में है मान लो, तो 4th पीरियड आते आते हम लोग थक जाते हैं, टीचर्स भी थक जाते हैं। 4th पीरियड के बाद में रिसेस होती है, खाना वाना खाते हैं, 5th पीरियड में दोबारा से बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसा ही होता है। तो फैटिग स्टडी का मतलब है देखना कि बंदा कितने टाइम में थक रहा है, हमें एक दिन में कितने रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए, कितने टाइम के रेस्ट इंटरवल्स उसे देने चाहिए और कितने कितने टाइम के अंदर अंदर रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए। दैट इज फैटिग स्टडी। अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड physically and mentally if he she does not rest while working. तो रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प वन टू रीगेन स्टैमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। रेस्ट इंटरवल हुआ, लंच ब्रेक हुआ, कॉफी ब्रेक हुआ, दोबारा बंदा सेम एनर्जी के साथ में काम करेगा। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फैटिग स्टडी क्यों करी जाती है? इससे हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स का पता चलता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी जल्दी रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए। रेस्ट इंटरवल का कितना ड्यूरेशन होना चाहिए कि भाई एक लंच ब्रेक होना चाहिए 30 मिनट्स का, और सुबह से शाम तक की नौकरी है तो 2 कॉफ़ी ब्रेक्स होने चाहिए 15-15 मिनट के। ठीक है भाई, इसका पता चल गया। नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स का पता चल गया कि एक दिन में 3 रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए, एक लंच ब्रेक और 2 कॉफ़ी ब्रेक्स हो गए। कितने कितने टाइम के बीच में रेस्ट इंटरवल्स हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, इन सब चीज़ों का पता हमें फैटिग स्टडी से चलता है। वर्कर्स को अच्छे से देखो, आपको पता चल जाएगा कब वो टायर्ड हो रहा है, कब रेस्ट इंटरवल देने की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया? ये हो गई हमारे पास में सारी की सारी वर्क स्टडी। अब 4th आता है हमारे पास में डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एकदम आसान सा है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर कहते हैं कि भाई वर्कर्स को अलग अलग पे करना चाहिए। एफिशिएंट बंदे को ज़्यादा पे करो, इनएफिशिएंट बंदे को कम पे करो। फॉर एग्जांपल मान लो टेलर ने सेट कर दिया कि एक दिन में बंदे को 50 बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, अगर वो 50 बॉक्सेस या फिर 50 बॉक्सेस से ज़्यादा बनाता है तो उसे बॉक्सेस के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं, पर बॉक्स का 100 रुपये पे करा जाएगा। समझ पा रहे हो? एक दिन में बंदे को 50 बॉक्सेस बनाने हैं, अगर वो 50 बॉक्सेस या फिर 50 बॉक्सेस से ज़्यादा बनाता है तो उसे पर बॉक्स का 100 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 50 बॉक्सेस से कम बनाता है, मान लो 48 बॉक्सेस या 49 बॉक्सेस भी बना रहा है, तो उसे 100 रुपये नहीं, उसे पर बॉक्स का 90 रुपीज़ पे करा जाएगा। तो मान लो अगर एक बंदा 51 बॉक्सेस बना रहा है तो पर बॉक्स का 100 रुपये मिलेगा उसको, तो उसको एक दिन का कितना मिला? 5100, है ना। वहीं एक बंदा मान लो 48 बॉक्सेस ही बना रहा है, 50 से कम बना रहा है, तो उसे 90 रुपीज़ पे करेंगे। तो 48 इंटू 90 कितना हो गया? 48 इंटू 90 करके देखते हैं, 48 इंटू 90 ये हो गया 4320। तो ये है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कि बंदे को उसकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे करा जाए। अगर एफिशिएंट है, एफिशिएंट से भी अच्छा है तो ज़्यादा पे करो, एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है तो उसे कम पे करो। तो द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एम्फेसाइज ऑन पेइंग डिफरेंट वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। इसका मकसद क्या है? एक्स्ट्रा वेजेस टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट दैम टू रिमेन एफिशिएंट। अगर हम एफिशिएंट बंदे को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं ना, 100 दे रहे हैं, तो वो हमेशा एफिशिएंट ही रहेगा। जब हम एफिशिएंट बंदे को एक्स्ट्रा पे करते हैं तो ये जो इनएफिशिएंट बंदा है ये भी हमारा मोटिवेट होगा और चाहेगा कि यार मैं भी एफिशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाऊँ, मुझे भी 100 रुपये के हिसाब से पे करा जाएगा। और जब हम पेमेंट उसे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं ना, तो पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। अपने आप बंदा ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, गप्पे कम मारेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? लास्ट है इसके अंदर मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन ये वही है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जैसा ही है कि भाई एक पार्टी है, हमने पढ़ा था वर्कर्स, एक है मैनेजर्स, दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स अपना एटीट्यूड चेंज करें, आपस में कंपटीशन होना नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, पढ़ा था। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए, पढ़ा था ना। सेम बात है, टेक्निक्स में आ जाए तो टेक्निक्स के अंदर लिख देना। मैनेजमेंट शुड शेयर अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद वर्कर्स। अगर मैनेजर्स को कुछ सरप्लस हो रहा है, अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो उस सरप्लस का कुछ पार्ट अपने वर्कर्स के साथ में शेयर करे। किसी साल प्रॉफिट्स ज़्यादा हुए हैं, सरप्लस हुए हैं, तो अपने वर्कर्स को बोनस दे दे, वर्कर्स खुश हो जाएंगे। समझ में आया? कुछ पार्ट वर्कर्स के साथ में शेयर करें। वर्कर्स शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट देयर माइट, माइट मतलब होता है पावर,
सो डैट द कंपनी मेक्स प्रॉफिट। वर्कर्स अपनी पावर, अपनी एनर्जी ऐसे यूज में लें ताकि कंपनी को प्रॉफिट्स हो, मतलब बहुत अच्छे से काम करे, पूरा जी जान लगा दे काम करने में कि कंपनी को प्रॉफिट्स हो। दिस एटीट्यूड विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ दैम एंड ऑल्सो फॉर द कंपनी। दोनों के लिए अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है। इन द लॉन्ग रन ओनली वर्कर्स वेलबींग विल इंश्योर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। सही बात है, लॉन्ग रन के अंदर अगर वर्कर्स की प्रॉस्पेरिटी है, वर्कर्स की वेलबींग हो रही है, वर्कर्स खुश हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, अपने आप बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी होगी। देखो वर्कर अगर चिल है, उसे बोनस मिल रहा है, वो अच्छे से काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी होगी। तो वही मेंटल रिवॉल्यूशन है कि आपस में कोऑपरेशन और कंपटीशन नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करें, मिलकर कंपनी के लिए कुछ ना कुछ करें। समझ में आ गया? ये हो गए हमारे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की 5 टेक्निक्स भी। 4 हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, 5 हमने टेक्निक्स पढ़ी। अब हम आ जाते हैं लास्ट हमारे फेयोल पर। फेयोल ने हमें दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। पूरा नाम है हेनरी फेयोल, जन्म इनका हुआ 1841 के अंदर, देहांत हुआ 1925 के अंदर। इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। याद रखना, इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो इन्होंने डिस्कस करे इनकी किताब के अंदर, जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कब पब्लिश हुई? 1949 के अंदर। समझ में आ गया ना? हु इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। हु इज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? हेनरी फेयोल। इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जनरल मैनेजमेंट के, टेक्निक्स नहीं दी। देखो पहला है, इजी सा है, डिवीजन ऑफ वर्क। सिंपल सा है, ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा काम होता है, तो काम को एक काम करो, छोटे छोटे से टास्क में डिवाइड कर दो। स्कूल का काम है एजुकेशन देना, अब एजुकेशन देना स्कूल का काम है, इस काम को छोटे छोटे से टास्क में डिवाइड कर दिया कि भाई इको वाला टीचर इको पढ़ाएगा, बीएसटी वाला टीचर बीएसटी पढ़ाएगा, फिजिकल एजुकेशन वाला फिजिकल पढ़ाएगा, और इसके अलावा कौन सा हो गया हमारा, ईपी वाला टीचर ईपी पढ़ाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने काम को डिवाइड कर दिया है। दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि अगर एक ही बंदे से सारा काम कराएंगे तो बंदा गधा बन जाएगा। समझ पा रहे हो? सो वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब, और हम उस पर्सन से वो काम कराना है जो पर्सन उस काम के अंदर परफेक्ट है, एकदम एक्सपर्ट है। अब मैं आपको इको बीएसटी पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं इस काम के अंदर स्पेशलाइज्ड हूँ, मेरी डिग्रीज इससे रिलेटेड है। सो अगर आप बंदे को वो काम करा रहे हो जिसके अंदर उसे ट्रेनिंग मिल रखी है, जिस काम का उसे एक्सपीरियंस है, जो उस काम में स्पेशलाइज्ड है, तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा ना। अगर मैं पिछले 10 साल से बीएसटी को पढ़ा रही हूँ तो मैं उस काम में ऐसी हो जाऊंगी कि यार इस काम को मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? मतलब एटीट्यूड वाली बात नहीं, मैं सिर्फ बात बता रही हूँ कि मैं उस काम को ऐसे करूंगी कि यार ये काम मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? सो अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। ट्रेंड बंदा अपने अकॉर्डिंग अपना काम करता है जो जिस काम में एक्सपर्ट है। तो इससे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलेंगे कि अगर आप 10 साल से सेम काम करते आ रहे हो तो आप उस काम को ऐसा करोगे कि कोई दूसरा आपकी तरह उस काम को नहीं कर सकता। आप काम ऐसे करोगे कि आपका एफर्ट भी कम लगेगा, आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपकी कॉस्ट भी कम से कम आएगी, और एकदम परफेक्शन के साथ में काम होगा। समझ में आया? सो द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का इंटेंट क्या है, मकसद क्या है? कि ज़्यादा काम हो, मोर वर्क हो, बेटर वर्क हो सेम एफर्ट्स के साथ में। अब भाई मान लो एक टीचर हैं जो पिछले 5 साल से इंग्लिश पढ़ाते हुए आ रहे हैं, इन टीचर को आपने बोल दिया भाई हमारे बीएसटी वाले टीचर छोड़ के चले गए हैं, आप बच्चों को बीएसटी पढ़ा दो, तो इंग्लिश वाले टीचर क्या बीएसटी उस तरह से पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो इंग्लिश के अंदर स्पेशलाइज्ड है। तो जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है अगर वो वही काम करेगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, बेटर वर्क होगा। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट। स्पेशलाइजेशन है, ह्यूमन एफर्ट्स को आप बेटर वे में यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंने आपको कल भी बताया था। देखो मैंने कहा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये इसके नीचे ए, देन बी, देन सी, और इसके नीचे आ रहा है मान लो ये डी। ठीक है, तो मैंने कहा ए सबसे ऊपर है, तो ए कौन है? सुपीरियर है। कौन है? सुपीरियर है। फिर ए के नीचे बी है, तो बी क्या है? ए का सबऑर्डिनेट है। क्या है? सबऑर्डिनेट। फिर बी के नीचे कौन है? सी है, तो सी क्या है? सबऑर्डिनेट है। किसका सबऑर्डिनेट है? बी का। लेकिन अगर आप सी की नज़रों से देखो तो बी क्या है? सी का सुपीरियर है। मतलब बी की बात करें तो बी का सुपीरियर ए है,
ठीक है। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो सी का सुपीरियर बी है, ठीक है, और सी का सबऑर्डिनेट कौन है, डी है। मतलब वही है जिसके पास में ज़्यादा पावर होती है, पावर को हम अथॉरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अथॉरिटी, वो सुपीरियर होता है। जिसके पास में कम पावर कम अथॉरिटी होती है वो सबऑर्डिनेट होता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, पावर टू टेक डिसीजंस, कि आप अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हो, आप सामने वाले को ऑर्डर दे सकते हो, सामने वाला आपकी बात को ओबे करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको कोई काम सौंपा गया है तो आपको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास में अथॉरिटी है, मेरे पास में पावर है, तो पावर फ्री फोकट में थोड़ी ना मिली है, पावर मिली है तो मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तो अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स, और सामने वाले से ओबीडियंस लेना, क्योंकि सामने वाला आपकी बात को फॉलो करेगा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द करोलरी ऑफ अथॉरिटी, करोलरी मतलब रिजल्ट, अगर आपको अथॉरिटी मिल रही है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि काम भी मिलेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अब फेयोल कहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बंदे को अथॉरिटी तो ज़्यादा दे दी, पावर तो ज़्यादा दे दी, लेकिन आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी काम नहीं दिया, काम बहुत कम दिया है, अथॉरिटी ज़्यादा है काम ही नहीं है, तो वो अपनी अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज़ करने लग जाएगा, ठीक है। और वो कहते हैं अगर ऐसा है कि आपने बंदे को अथॉरिटी तो कम दी है, पावर तो कम दी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले आपने बंदे को दबा दिया है, तो बंदा थक जाएगा। आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पावर नहीं दी कि वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले ले, तो वो हर काम को करने से पहले आपसे पूछने आएगा। तो फेयोल कहते हैं दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, है ना। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर, आप मैनेजर को इतनी पावर इतनी अथॉरिटी भी मत दो कि वो अपनी पावर का मिसयूज करने लग जाए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। एट द सेम टाइम मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी, और मैनेजर के पास में अथॉरिटी होनी भी चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सके। मतलब दोनों में बैलेंस होना चाहिए, जितनी आप सामने वाले को अथॉरिटी दे रहे हो उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको काम भी दो। ज़्यादा अथॉरिटी दोगे तो वो पावर का मिसयूज़ करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो यार वो फिर अपने लेवल पर डिसीजंस नहीं ले सकता, तो वो कोई भी काम करने से पहले आपसे पूछने आएगा बार बार, तो डेडलाइन तक वो काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, फेयोल कहते हैं। थर्ड है डिसिप्लिन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिसिप्लिन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस है उन्हें फॉलो करा जाए। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, जब एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है ना, जिसमें सारी चीज़ें होती है कि एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसे क्या काम करना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितना पे करेगा, लीव से रिलेटेड रूल, सारी चीज़ें होती है, उन्हें अच्छे से फॉलो करा जाए। तो फेयोल कहते हैं एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि सबको कैसे बिहेव करना है, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करा जाए, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को फॉलो करा जाए, मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। हर लेवल पर अच्छे सुपीरियर्स होने चाहिए, बॉसेस होने चाहिए, बॉसेस और एम्प्लॉयज़ के बीच में फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ से कोई प्रॉमिस कर रहे हो तो आप उस प्रॉमिस को पूरा करो। अगर आप पेनल्टी लगा रहे हो उसका भी जुडिशियस यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदे पर तो आपने पेनल्टी लगा दी, उसे पनिश कर दिया, दूसरा आपका फेवरेट है, इसको आपने पनिश ही नहीं करा, मतलब इसकी तो बल्ले बल्ले हो रही है, ठीक है, और ये बेचारा पेनल्टी के बोझ के तले दब गया। तो डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस हैं तो वो सबके लिए हैं, पेनल्टी है तो वो सबके लिए है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली काम होगा। ये हो गया डिसिप्लिन। फोर्थ आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो एक बंदा है, यानी कि ये जो एक सबऑर्डिनेट है मान लो, इसके ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए। इस सुपीरियर मतलब इसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। अगर इस बंदे के ऊपर दो बॉस होंगे ना तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं कौन से बॉस का ऑर्डर फॉलो करूं। समझ में आ गया। एक सबऑर्डिनेट एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, उसके ऊपर चार बॉस आप मत बैठाओ। अगर आपने चार बॉस बैठा दिए तो कहीं ना कहीं बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसके ऑर्डर्स फॉलो करूं, किसकी बात को मैं पहले मानूं। अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर्स फ्रॉम टू सुपीरियर्स, अगर उसको दो सुपीरियर्स दो बॉसेस से ऑर्डर्स मिल रहे हैं सेम टाइम पर, तो कहीं ना कहीं बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड हमारा जो प्रिंसिपल है वो वायलेट यानी कि खत्म हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या आती है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। ही फेल्ट दैट इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, बंदे के ऊपर दो दो तीन तीन बॉस है मान लो, सो अथॉरिटी इज अंडरमाइंड। अंडरमाइंड मतलब अंडर वैल्यूड।
अथॉरिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो ये सबॉर्डिनेट है, इसके ऊपर ये दो बॉस है, एक बॉस ये, एक बॉस ये इस बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर, इसका फॉलो नहीं कर रहा, मतलब इसकी अथॉरिटी की तो बैंड बज गई। ये सेकंड वाले बॉस की अथॉरिटी को तो हम लोगों ने अंडर वैल्यू कर दिया, गलत है। डिसिप्लिन इज इन जेपर्डी, जेपर्डी मतलब होता है डेंजर, डिसिप्लिन हमारा डेंजर में आ जाएगा, पूरा डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, दो दो तीन तीन बॉसेस है तो बंदा कंफ्यूज रहेगा किसके ऑर्डर्स फॉलो करूं, ऑर्डर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी थ्रेटेड, स्टेबिलिटी हमारी खतरे में आ जाएगी, डेंजर में आ जाएगी। सो ड्यूअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड करना चाहिए। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन मतलब कि एक बंदे के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक से ज़्यादा बॉसेस नहीं होने चाहिए, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। समझ में आ गया? सो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? दैट देयर शुड बी ओनली वन एंड वन बॉस। ठीक है, अगर ज़्यादा बॉसेस होंगे तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। वही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अलग है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि भाई एक पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएं, सबका एक ही गोल होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे एक ही डायरेक्शन में जाएं, सबका एक ही गोल होना चाहिए। और वो गोल क्या होगा प्रोडक्शन वालों का? कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो वही है, एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोग कॉमन डायरेक्शन में जाएं, और कॉमन डायरेक्शन, कॉमन गोल क्या है कि हमें हमारे डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंट्स भी एक ही डायरेक्शन में चलें, एक ही तरफ चलें, और एक ही डायरेक्शन मतलब इन सब का एक कॉमन गोल होना चाहिए। और कॉमन गोल क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी गोल है, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना, सेल्स मैक्सिमाइज करना, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। सो ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी यूनिट्स है, शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स। जितनी भी यूनिट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सब सेम डायरेक्शन में जाएं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। हर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक हेड होगा, ये तो हम लोगों ने पीछे देख ही लिया, यूनिटी ऑफ कमांड। और उनका एक ही प्लान होना चाहिए, उनका एक ही गोल होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। ऐसा नहीं कि कोई इधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, कोई प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज पर फोकस कर रहे हैं, कोई चैरिटी पर फोकस कर रहे हैं, कोई अपना मार्केट में शेयर इंक्रीज करना चाह रहे हैं। नहीं, सबका एक गोल होगा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। दोनों में डिफरेंस भी देख लो। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताया था मैंने? एक बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब एक डायरेक्शन में जाएं। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिले, वो एक ही बॉस एक ही सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। एक डिपार्टमेंट का एक प्लान, एक हेड होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाएं। इसका मकसद है कि भाई ड्यूअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। इसका मकसद है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज ना हो, सब एक ही डायरेक्शन में जाएं। ऐसा ना हो राम ने भी एक काम कर दिया और शाम आके सेम काम कर दे, कि मान लो स्कूल के अंदर एक टीचर आपको बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा के गए और दूसरा टीचर भी आपको आके बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा के चल जाता है। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो रहा है, सेम काम 2 बार हो गया, क्या मतलब है? ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इफेक्ट करेगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉय इसकी वजह से कंफ्यूज हो सकता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। अगर सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आसान सा है, हमेशा आपको एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा, एक अकेले पर्सन के इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसे प्रायोरिटी देनी है। मतलब एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से ज़्यादा आप किसे प्रायोरिटी दोगे? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है उसे आपको प्रायोरिटी देनी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ऊपर रखना है। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू फेल। एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हर वर्कर का अलग अलग इंटरेस्ट है। कोई ज़्यादा सैलरी चाहता है, कोई चाहता है मेरी वाहवाही हो, पीयर रिकॉग्निशन मिले। कंपनी हैज़ गॉट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, लेकिन कंपनी का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव है। हम हमेशा कंपनी के ऑब्जेक्टिव को
इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सबसे ऊपर कंपनी का इंटरेस्ट है। मैनेजर भी अपने बिहेवियर के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट करे, मैनेजर भी ऐसा दिखाए कि वो खुद के बारे में नहीं सोच रहा, वो कंपनी के बारे में सोच रहा है। सो मैनेजर भी अपने बिहेवियर के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट करे कि यार हमें कंपनी के बारे में सोचना है, हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना। चमका अच्छे से। 7th, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब आप बंदे को जो पे कर रहे हो उसे हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। बंदे को जो आप पे कर रहे हो वो फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेयर रेम्यूनरेशन। मतलब आप बंदे को इतना तो पे करो वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, एक अच्छा जीवन जी सके, उसे आसपास हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। तो जो ओवरऑल आप एम्प्लॉय को पे कर रहे हो, जो भी कॉम्पनसेशन दे रहे हो, वो इतना हो कि बंदा एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। ये एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय मतलब बंदा और ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारी जो कंपनी है, वो दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। मतलब इतना पे करो कि एम्प्लॉय एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। ये एम्प्लॉय की बात हो गई। प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर अंदर होना चाहिए, कंपनी की औकात होनी चाहिए उतना पे करने की। भाई कंपनी लॉसेस में जा रही है, ऐसा भी ना हो। एम्प्लॉय को अच्छा पे करो, प्लस कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए, कंपनी की औकात होनी चाहिए उतना पे करने की। ऐसा नहीं कि कंपनी लॉसेस में जा रही है फिर भी आप ज़्यादा पे कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें दिमाग में रखनी है। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, एम्प्लॉय को फेयर वेजेस दो, विच शुड गिव दैम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। एट द सेम टाइम आपको दिमाग में रखना है जो एम्प्लॉय को पे कर रहा जा रहा है वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर तो है ना, कंपनी उतना पे तो कर सकती है ना। समझ में आ गया? 8th, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने पहले भी बताया था, जब डिसीजन लेने की पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथों में होती है, कुछ हाथों में होती है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स के अंदर, कि हर कोई अपने अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकता है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो फेयोल कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए कि सारी पावर टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में ही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए कि आपने सारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा हो कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं, नॉर्मल जो डिसीजंस है वो मिडिल लेवल लोअर लेवल मैनेजर्स भी ले सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो टॉप लेवल मैनेजर्स का ही होगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन भी दिखा दिया। समझ पा रहे हो? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए कि आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, लेकिन फिर भी फाइनल पावर, फाइनल डिसीजन लेने का हक टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में ही है, तो थोड़ा बहुत सेंट्रलाइजेशन भी है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग पावर कुछ हाथों में है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब इसका डिस्पर्सल हो जाता है, ये पावर एक से ज़्यादा पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो फेयोल के अकॉर्डिंग देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर्स। क्या लिखा है? फेयोल कहते हैं, मैंने जहाँ पर ये बॉक्सेस बनाए हैं ना, ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्सेस के अंदर मैंने वो लाइंस लिखी हैं जो आपके केस स्टडीज में पूछी जाती हैं स्पेशली। ठीक है, फेयोल कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब सबऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, आप मिडिल लेवल मैनेजर्स लोअर लेवल मैनेजर्स को भी इन्वॉल्व करोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। लेकिन फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में होनी चाहिए? मैनेजर्स के हाथ में ही होनी चाहिए। लिखा है ना, विथ मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी मैनेजर्स के हाथ में ही हो, तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। तो कंपनी को कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना, देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज क्या है, नेचर कैसा है, कि भाई मेन जो डिसीजन है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स लेंगे, सेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन जो डे टू डे डिसीजंस है वो टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स सब ले सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अगला आता है स्कालर चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कालर चेन क्या है? फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है। जैसे मैंने कहा, ये सबसे ऊपर, फिर ये बी और सी इनसे नीचे हैं मान लो, फिर ये है डी और ई, और फिर है एफ और जी। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर है इसके पास में क्या है? सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, सबसे ज़्यादा पावर है। फिर बी और सी के पास में ए से कम पावर है, डी और ई के पास में बी और सी से भी कम पावर है, और एफ और जी के पास में डी और ई से भी कम पावर है। समझ में आ गया ना?
तो ये एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है। इसे आप चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। अब आप समझना कि मान लो ए को कोई बात बतानी है तो ए वो बात बताएगा बी को, बी बताएगा डी को और डी बताएगा किसको, एफ को। इस तरह से चलेगा। तो एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो होगी तो अपने आप जो बात है वो हर बंदे तक पहुंचेगी, कोई बंदा बीच में छूटेगा नहीं। समझ पा रहे हो? अगर मान लो एफ को कोई बात बतानी है सी को तो एफ डी को बताएगा, डी बी को, बी ए को और ए किसको बताएगा, सी को। तो इस तरह से कोई छूटेगा नहीं। सो दिस इज अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक पर फ्लो कर रही है। हाईएस्ट से लोवेस्ट कैसे? ए के पास में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, बी सी के पास में उससे कम, डी ई के पास में उससे कम, एफ और जी के पास में सबसे कम। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू फेल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चेन ऑफ अथॉरिटी, ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम जो चलती है, और इसे मैनेजर्स को और सबॉर्डिनेट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फेल दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड। कभी ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए नॉर्मली। तो समझ में आ गया? ये स्कालर चेन है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तुरंत आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, डी को कोई बात बतानी है ई को, मान लो डी को कोई बात बतानी है ई को, इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो डी डायरेक्टली ई से भी कांटेक्ट कर सकता है। इमरजेंसी वाले सिचुएशन में वो इस स्कालर चेन को ब्रेक कर सकता है, वायलेट कर सकता है, और इसे बोला जाता है गैंग प्लैंक। क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। वही लिखा इन केस ऑफ इमरजेंसी। फेयोल ने इसके अंदर एक शॉर्टकट भी दिया है इस चेन में, दैट इज गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक अलाउस डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज। इसके थ्रू एम्प्लॉयज के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, वर्किंग इन डिफरेंट पोजिशंस विदाउट फॉलोइंग द स्कालर चेन। गैंग प्लान के थ्रू वो स्कालर चेन को फॉलो करे बिना भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगला आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब सिंपल सा है। ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी चीजें हैं, जितने भी मटेरियल हैं, मशीनें हैं, टूल्स वगैरह हैं, उन सब की एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए। होता है ना कि टूल बॉक्स यहाँ होगा तो यहीं होगा। जितना भी मटेरियल है उस सब के लिए एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए और मटेरियल अपनी जगह पर प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई टूल्स चाहिए, कोई मशीन चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, इक्विपमेंट, तो आपको उसे ढूंढना ना पड़े, ढूंढने में एनर्जी टाइम वेस्ट ना हो, आपको वो अपनी जगह पर मिल जाए। तो हर चीज़ के लिए फिक्स्ड जगह होनी चाहिए, सूटेबल जगह, और हर चीज़ अपनी जगह पर प्रेजेंट होनी चाहिए। सेम इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के लिए, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, उन सब के लिए भी एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर बंदा इस कैबिन में बैठेगा, ये पर्टिकुलर बंदा इस क्यूबिकल बॉक्स में बैठेगा। तो हर बंदे के लिए भी एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए और वो बंदा अपनी जगह पर प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जब हमें बंदे से कम्युनिकेट करना है तो हमें बंदे को ढूंढना ना पड़े। दिस इज ऑर्डर। पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। लोग और मटीरियल अपनी सूटेबल प्लेस पर होने चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब भी हमें वो लोग चाहिए, वो चीज़ चाहिए, इससे अपने आप एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपको चीज़ों को, लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। मतलब है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए ताकि हमें चीज़ ढूंढनी ना पड़े। अ प्लेस फॉर एवरीवन, हर एम्प्लॉय के लिए एक जगह होनी चाहिए, एंड एवरीवन इन हिज और हर प्लेस, और हर बंदा अपनी जगह पर होना चाहिए ताकि हमें बंदे को ढूंढने में टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। इफ देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज प्रेजेंट देयर, देन देयर विल बी नो हिंड्रेंसेस इन द एक्टिविटीज। अगर हर चीज़ के लिए एक फिक्स्ड जगह है और वो चीज़ अपनी जगह पर प्रेजेंट है, तो हमें चीज़ों को ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अपने आप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। समझ में आया? 11th आता है इक्विटी। इक्विटी का सिंपल सा मतलब है भाई एम्प्लॉयज़ के बेस अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, नेशनैलिटी के बेसिस पर, बिलीव्स, विश्वास के बेसिस पर। तो वही है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो अगेंस्ट एनीवन। सेक्स के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, बिलीव्स के बेसिस पर, इवन नेशनैलिटी के बेसिस पर, किसी बेसिस पर कोई भेदभाव ना हो। गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज़। अच्छा सेंसेस हैं, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है मैनेजर के पास में, तो वो एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट करेगा। सारे एम्प्लॉयज़ को जितना पॉसिबल हो फेयरली ट्रीट करो।
इट एम्फेसाइज काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर। जब मैनेजर अपने वर्कर्स से बात कर रहा है तो उसके बिहेवियर के अंदर एक काइंडलीनेस होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, तभी बंदा लॉयल्टी और डिवोशन के साथ में काम करेगा। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो लड़का लड़की में या फिर लैंग्वेज नेशनैलिटी के बेसिस पर, तो बंदा आपके टूवर्ड्स लॉयल्टी के साथ में काम नहीं करेगा। 12th आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या कहता है? देखो, आपने बंदे को जॉब पर रखा है। अब कई बार ऑर्गेनाइजेशंस एक हायर एंड फायर वाली पॉलिसी अपनाते हैं ना, कि बंदे को हायर करा 6-7 महीने बाद में निकाल दिया। होती है ये हायर एंड फायर वाली पॉलिसी, आपके स्कूल्स में भी देखा होगा आपने। हायर करा 6-7 महीने में निकाल दिया, हायर करा 1 साल के अंदर अंदर निकाल दिया। ये हायर एंड फायर वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आपने अगर बंदे को जॉब पर रखा है, ठीक है, तो बंदे को एक टाइम दो, कम से कम 1 ईयर 2 ईयर का टाइम तो दो कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सेटल डाउन हो। 1 साल तो उसे सेटल डाउन होने में, हेजिटेशन दूर करने में ही लग जाता है। उसे अगर आपने हायर करा है तो उसे आप जल्दी जल्दी निकालो मत। टर्नओवर कम से कम होना चाहिए, निकालना मतलब टर्नओवर, ये कम से कम होना चाहिए। उसे आप रीजनेबल टाइम दो कि वो आपको रिजल्ट्स दे सके, अपने स्किल्स शो कर सके। समझ में आया? सो एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। एम्प्लॉयज को ये जो निकाला जाता है, दैट इज टर्नओवर, ये कम से कम होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी से काम करेगा। यार, आप बंदे को हायर कर रहे हो, उसके ट्रेनिंग पर पैसा खर्च कर रहे हो, उसका इंटरव्यू वगैरह लेते हो, आप कितना टाइम खर्च होता है, फिर 6 महीने में निकाल दोगे? कम से कम आपने उसको ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग का बेनिफिट तो उठाओ। साल 6 महीने उसे दो कि वो अपनी स्किल्स आपको शो कर सके, रिजल्ट्स दे सके। सो पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। सिलेक्शन करते टाइम पर ही थोड़ी सी आंखें खोलकर सिलेक्ट करो ना। आप बंदे को अपॉइंट कर रहे हो तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद में, रिगरस प्रोसीजर मतलब डीप प्रोसीजर के बाद में उसे सिलेक्ट करो। रिटन टेस्ट लो, इंटरव्यूज लो, ग्रुप डिस्कशंस कराओ, सब कराओ, फिर सिलेक्ट करो। लेकिन जब आपने एक बार उसे सिलेक्ट कर दिया उस पोस्ट पर, तो उसे एक फिक्स टेन्योर के लिए आप उस पोस्ट पे रखो। दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उन्हें एक रीजनेबल टाइम दिया जाए ताकि वो आपको रिजल्ट्स दे सके, क्योंकि साल 6 महीने बंदे को सेटल डाउन होने में लग जाते हैं। मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉय के मन में जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए कि हमारी जॉब सिक्योर है। अगर बंदे को इनसिक्योरिटी है कि यार ये जॉब मेरी कभी भी जा सकती है, मुझे कभी भी फायर करा जा सकता है, तो उसके दिमाग में तो टेंशन चलती रहेगी। वो सारे दिन नौकरी के बारे में सोचता रहेगा। अगर वो सारे दिन टेंशन में रहेगा तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो अगर बंदा इनसिक्योर है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो बंदा अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट, अपनी प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ा सकता है जब उसके मन में जॉब सिक्योरिटी हो कि यार मेरी जॉब सिक्योर है। समझ में आया? 13 इनिशिएटिव, आगे बढ़कर कोई काम करना। स्कूल में टीचर कोई काम बताती है तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो हमेशा अरे मैम हम करेंगे, होता है ना, मैम ने कोई काम दिया है, कुछ बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं मैम हम करेंगे, हमेशा उनका हाथ ऊपर खड़ा रहता है। दैट इज इनिशिएटिव। सेल्फ मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़कर कोई काम करना, दैट इज इनिशिएटिव। तो अगर बंदा इनिशिएटिव ले रहा है तो मैनेजर्स को उन्हें इनिशिएटिव लेना देना चाहिए, है ना। मैनेजर्स को बल्कि बंदों को एनकरेज करना चाहिए, एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चाहिए कि आप आगे बढ़कर कोई काम करो। आपके मन में कोई प्लान आया, फटाफट से आगे बढ़कर प्लान बनाओ, बताओ और उस प्लान को एग्जीक्यूट करो। तो इनिशिएटिव मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप, खुद पहला स्टेप रखना। सेल्फ मोटिवेशन के साथ में, कोई कहे नहीं आपको, बोला गया है कोई ये काम करेगा क्या और बंदे ने बोला मैं करूंगा, ठीक है, दैट इज इनिशिएटिव। मैम बोलती है ना ऐसे ऐसे काम करना है, रजिस्टर में कोई चीज करनी है, तो कुछ गर्ल्स होती हैं वो हमेशा मैम हम कर देंगे, दैट इज इनिशिएटिव। कि सेल्फ मोटिवेशन के साथ में आप आगे बढ़कर कोई काम कर रहे हो, दैट इज इनिशिएटिव। थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। आपने खुद सोचा, खुद अपने प्लान को आगे से आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो इस चीज के लिए लोगों को एनकरेज करना, वर्कर्स को एनकरेज करना। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स, कि वो अपने प्लान्स डेवलप करें, उन्हें एग्जीक्यूट करें। ये कहते हैं फेयल। अब इसमें एक लाइन आ सकती है, इसके लिए देखो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ मतलब एक बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर एम्प्लॉयज अपने सजेशंस दे सके, स्लिप्स में अपने सजेशंस लिखकर डाल दे, है ना। सो कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, एम्प्लॉयज के सजेशंस लिए जाए, whereby initiated suggestions will result in substantial cost, time reduction should be rewarded। और बंदे ने ऐसा सजेशन दिया है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कटिंग हो सकती है, कॉस्ट कम आ रही है, टाइम कम लगेगा, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो इस तरह के सजेशन के लिए बंदे को रिवॉर्ड देना चाहिए ताकि अगली बारी से वो दोबारा इनिशिएटिव ले, सेल्फ मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़कर काम करे। और लास्ट एस्पिरिट द कॉर्प्स, इंपॉर्टेंट है।
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स है ना वो टीम स्पिरिट प्रमोट करें कि सब मिलजुल कर भाईचारे से हारमोनी से काम करें। दैट इज स्पिरिट दी कॉप्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी और हारमोनी के साथ में काम होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, सब मिलजुल कर भाईचारे से काम करें, दैट इज एस्पिरिट दी कॉप्स। आसान सा है। जब मैनेजर खुद बात कर रहा है ना तो वो आई वर्ड यूज ना करे। आई वर्ड मतलब मैं का यूज ना करे, वो हमेशा वी बोले, हम बोले। तो जब वो वी बोलेगा हम, तो कितनी बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आएगी। मैं बात करते करते मान लो अपन एक टीम है और मैं आई करे जा रही हूँ, मैं करे जा रही हूँ, ये एक एरोगेंसी शो करता है। और मैं जब हम का यूज़ करती हूँ कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, तो एक लगता है ना बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आती है, टीम स्पिरिट डेवलप होती है। सो मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कॉन्वर्सेशंस विद वर्कर्स टू फोस्टर टीम स्पिरिट डेवलप होगी। दिस विल गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, एक म्यूचुअल ट्रस्ट वाली फीलिंग आएगी, एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आएगी। इट विल ऑल्सो मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टी। और जब एम्प्लॉयज़ के मन में एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आती है ना बच्चा, तो फिर आपको पेनल्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेशन के साथ में काम करते हैं। तो ये हो गए हमारे फियोल के 14 प्रिंसिपल्स। आई नो इट इज़ अ वेरी लेंथी चैप्टर। अब देखो लास्ट में सिर्फ एक बेसिक कंपैरिजन है टेलर और फियोल का। पहले फियोल का लिखा हुआ है, इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जनरल मैनेजमेंट के, और टेलर ने हमें क्या दिए हैं 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्लस इन्होंने हमें टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी दी है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। फियोल वाले प्रिंसिपल्स मैंने बताया था टॉप लेवल मैनेजर्स से रिलेटेड है, और टेलर वाले शॉप फ्लोर लेवल यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड हैं। यूनिटी ऑफ कमांड स्टॉन्च प्रोपोनेंट, स्टॉन्च मतलब स्ट्रिक्टली यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है। हेनरी फियोल में देखा था हम लोगों ने यूनिटी ऑफ कमांड, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये रहा यूनिटी ऑफ कमांड 4th प्रिंसिपल। वहीं अगर हम टेलर की बात करें, FW टेलर, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड उतना अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने एक टेक्निक दी जिसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब मैंने क्या बताया, यूनिटी ऑफ कमांड में तो एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अपन ने देखा फंक्शनल फोरमैनशिप में तो 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स मैंने आपको बताए थे, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो बंदा 8 बंदों से ऑर्डर्स ले रहा है। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड उतना अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा। एप्लीकेबिलिटी, हेनरी फियोल के प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई हो जाएंगे, टेलर के प्रिंसिपल्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड हैं। हेनरी फियोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर दिए थे, जहाँ पर ये काम कर रहे थे वहाँ से रिलेटेड। लेकिन टेलर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व करे, एक्सपेरिमेंट्स करे, तब अपने प्रिंसिपल्स डेवलप करे, इसीलिए इन्हें हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। हेनरी फियोल के प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मैनेजमेंट इंप्रूव होता है। टेलर वाले मैंने बताया था इनका पर्पस है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, वर्कर्स से ज़्यादा काम कराया जाए। हेनरी फियोल खुद प्रैक्टिशनर थे, ये खुद प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑब्जर्व कर करके इन्होंने प्रिंसिपल्स लिख दिए। टेलर कौन थे, साइंटिस्ट थे। अगर हम हेनरी फियोल की बात करें तो इन्होंने जनरल थ्योरी दी है एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी गई है, इन्होंने आर्टिकल भी लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर ये साइंटिस्ट थे, ये प्रैक्टिशनर थे, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रिंसिपल्स दिए हैं, इन्होंने स्टडी करके, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट्स करके प्रिंसिपल्स बनाए हैं, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोनों के बीच में सिमिलैरिटी भी देख लो, दोनों का मेन एम, चाहे वो टेलर है चाहे वो फियोल है, दोनों का मेन एम है ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज हो, काम ऐसे हो कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम हो। दोनों ने कॉपरेशन पर फोकस करा है कि वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। दोनों ने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। दोनों ने डिवीजन ऑफ वर्क पर फोकस करा। अभी फियोल का तो हम लोगों ने पहला प्रिंसिपल ही पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क, और फंक्शनल फोरमैनशिप भी हम लोगों ने पढ़ा था टेलर के अंदर, वो डिवीजन ऑफ वर्क का ही क्या था, एक्सटेंशन था, बताया था मैंने। तो दोनों ने डिवीजन ऑफ वर्क पर फोकस करा। दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है, रिसर्च वर्क करना है, तो उसमें दोनों के प्रिंसिपल्स काम में आते हैं, किसी एक के प्रिंसिपल से काम नहीं चलता। समझ में आया? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। काफ़ी लेंदी चैप्टर था, मैंने वन शॉट में काफ़ी डिटेल में कवर करवाया है। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, इतना आप कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, अपने जूनियर्स के साथ में शेयर कर देना।
इट विल रियली गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. आई एम नॉट चार्जिंग एनी थिंग हेयर. जैसा मैं एक पेड क्लास में पढ़ा सकती हूँ वैसा मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाती हूँ, बट ये करने के लिए भी मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन तभी मिलेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो. सो प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. लाइक कर देना एक, और अगर मन करे तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट लिख देना, अपने सजेशंस दे देना. आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. वी विल डू आवर चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट. लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय.